हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चे, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक। और जो नया टॉपिक है ये छोटा है और आसान भी है। मिक्सचर एलिगेशन, इसे चैप्टर का नाम मैंने आपको कल भी बताया था कि चैप कुछ बुक्स वगैरह में अगर आपके पास होंगे तो आपको वहां दिख रहा होगा कि चैप्टर है ही नहीं ये, है ना। जो आपका मिक्सर एलिगेशन है, सर हमारी बुक में तो है ही नहीं। दरअसल बच्चे, कुछ बुक्स इसे मानती हैं आपके रेशियो प्रोपोर्शन का ही पार्ट, और कुछ बुक्स इसे अलग चैप्टर बना देती हैं। तो यहां से एक बात का तो पता चलता है कि मिक्सचर एलिगेशन रेशियो ही है। दरअसल अब मैं आपको बताऊं कि मिक्सचर एंड एलिगेशन जो है ना, ये कोई चैप्टर नहीं है। दरअसल ये ना एक मेथड है। आपने देखा होगा ना भाई, कई बार होता है परसेंटेज के क्वेश्चन में कुछ ऐसे सवाल आते हैं जहां हम लोग कहते हैं कि एलिगेशन से कर दो। कुछ प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आएगा, हम लोग कहेंगे एलिगेशन से कर दो। कहीं आएगा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, हम कहेंगे एलिगेशन से कर दो। भाई ये फिर क्या है एलिगेशन और क्यों है? दरअसल ये एक मेथड है। अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कहाँ ये लगता है। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे रामबाण सीरीज मैथ्स, इतना ही करना है, केवल रामबाण सीरीज मैथ्स। तो वहाँ मैंने जो पीछे जीडी वाले बच्चों का एग्जाम हुआ था, उससे पहले 8 क्लासेस कराई थी। और उसमें एक चैप्टर ये भी था मिक्सर एलिगेशन का कि मैथ्स में पूरे मैथ्स में कहाँ कहाँ मिक्सर एलिगेशन और किस किस तरह के क्वेश्चंस में मिक्सर एलिगेशन हमारा लग सकता है। तो आज की क्लास के बाद आपने, कल संडे है, आराम से, मैं ये नहीं कह रहा कॉपी पेन लेकर बैठना, आराम से लेट कर सर्च करना रामबाण सीरीज में। तो वहां ना अ, लिखना कि एलिगेशन मेथड्स, एक संजीवनी बूटी कुछ ऐसे करके लिखा होगा थंबनेल में। उसे खोल के ना बस फास्ट फॉरवर्ड करके देखना। ऐसे फास्ट फॉरवर्ड करके देखना, आपको पता लगेगा किस किस तरह के क्वेश्चंस में अलग अलग चैप्टर्स में एलिगेशन लग सकता है। तो एक थोड़ा सा आइडिया होगा आपको वहां पर, है ना। आज हम शुरू करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसको क्या कहते हैं बच्चे? मिश्रण। अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये ना एक मेथड है। क्या है? एक मेथड है। किस तरह के सवालों को सॉल्व करने का मेथड? होता क्या है बच्चे, जब वस्तुओं को दो तरह की वस्तुओं को या फिर दो तरह के मिक्सचर्स को एक साथ मिलाया जाता है। मान लो ये हमारे पास डब्बा 1 है और ये दूसरा डब्बा है ना भैया। ये डब्बा 1 है, ये दूसरा डब्बा है। इस डब्बे में कोई ए तरह की चीज है और इस डब्बे में कोई बी तरह की चीज है। और कुछ भी हो सकती है, ए और बी कुछ भी हो सकती है। मैंने कहा इसमें ए है और इसमें बी है। हमने इन दोनों को तीसरे डब्बे में मिलाया। हमने इन दोनों को तीसरे डब्बे में मिलाया और हमारा तीसरा डब्बा तैयार हो गया। बच्चे याद रखना, जिन चीजों को हम मिलाते हैं वो तो यहां रखी जाती हैं, ऐसे दोनों कोने पे। आपको सवाल में साफ साफ देखा देगा कि भैया दो तरह की चीजों को मिलाया, तो उनको तो आपने यहां रखना है। और एक चीज जो हमें पूरे चैप्टर के लिए दिमाग में रखनी है कि जो मिश्रण होगा ना, जो मिक्सचर होगा, उसे हमेशा सेंटर में रखना है। उसे हमेशा कहाँ रखना है? उसे हमेशा सेंटर में रखना है, जो हमारा मिक्सचर होगा। अब यहां से दो लाइन इस तरीके से खींच देनी है। अब नीचे हमारा एक रेशियो बन के आएगा। क्या बन के आएगा? ये हमारा एक रेशियो बनेगा, एक अनुपात बनेगा। अब ये रेशियो किस किस चीज का बनेगा? यहां जो रेशियो बनता है वो किस किस चीज का बनता है? ये चीज डिपेंड करेगी सवालों पर। ये चीज किस पर डिपेंड करेगी बच्चे? ये चीज सवाल पर डिपेंड करेगी। अब मैंने ये तो आपको एक ढांचा बताया है। एक ढांचा होता है ना कि मिक्सचर एलिगेशन के मेथड का ढांचा क्या है। अब हम फिर से वापस चलते हैं कि सर आपने जो ए और बी यहां पर लिया है, ये ए और बी क्या क्या हो सकते हैं।
है ना भाई। किस किस चीज का मिश्रण हो सकता है, देखो बहुत सारी चीजें हम सवालों में देखेंगे, लेकिन एक हल्का सा एक मोटा सा आइडिया हमको होना चाहिए कि ये जो मिश्रण हो सकता है ये किस किस चीज का हो सकता है। भैया ये दूध पानी का मिश्रण हो सकता है, यस और नो। दूध पानी का मिश्रण हो सकता है। ये अल्कोहल का मिश्रण हो सकता है, दारू का हो सकता है भैया। अल्कोहल, अल्कोहल का मिश्रण हो सकता है, ठीक है। एसिड का हो सकता है, अम्ल का हो सकता है, एसिड हो सकता है। जिन जहां जहां मिश्रण करेंगे, मैं भी तो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि इन इन जगह पर क्या क्या हो सकती हैं वैल्यूज। ये तो वो चीजें हैं जो हम जानते हैं। अब हमारा जो मिक्सर एलिगेशन का मेथड है, इसमें हम क्रय मूल्य को भी कर देते हैं इस मेथड में सॉल्व, है ना। कि यहां पर हम सीपी भी रख सकते हैं, क्रय मूल्य भी होता है ना। आपका कई बार अंकित मूल्य भी हो जाता है, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट भी लेते हैं। यहां पर हम सांद्रता भी लेते हैं। सांद्रता क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन, इनका भी मिश्रण कर देते हैं। तभी तो मैंने आपको बताया, तो आप इस वर्ड को देखकर कंफ्यूज मत करना कि सर मिश्रण है तो दूध पानी, दारू सोडा या फिर एसिड वाटर इन्हीं का ही होगा क्या, अम्ल अम्ल और पानी का ही होगा क्या, नहीं। मिश्रण एक मेथड है जिसे जिससे हमको सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, जहां हमारे दो तरह की चीजों को मिलाकर एक तीसरे तरह की चीज बनाई जाती है, वहां हम मिश्रण यूज करेंगे। मैंने क्या बोला, जहां दो तरह की चीजों को मिलाकर एक तीसरी तरह की चीज बनाई जाती है, वहां हम मिश्रण मेथड यूज करेंगे। अब चाहे दो तरह की वस्तुओं के अलग अलग क्रय मूल्य दिए हो, भाई ऐसा होता है ना कि मान लो एक दुकानदार 50 रुपए किलो वाली चीनी लाया और 40 रुपए किलो वाली चीनी लाया, एक महंगी लाया एक सस्ती लाया, दोनों को उसने मिला दिया और 45 रुपए में बेचने लग गया। या मिश्रण एक 40 रुपए किलो वाली चीनी लाया, एक 50 किलो वाली चीनी लाया, दोनों को मिला दिया, तो आपसे कहेगा कि जो सस्ती वाली थी वो 10 किलो चीनी और जो महंगी वाली थी वो 5 किलो चीनी उसने आपस में मिला दी, तो बताओ मिश्रण का क्या मूल्य होगा, उसके लिए उस दुकानदार के लिए वो मिश्रण कितने रुपए में पड़ा होगा। इस तरह की चीजें हम मिश्रण विधि पर लगाएंगे, क्रय मूल्य वाली। ओके, तो इतनी बात तो क्लियर हो गई कि यहां पर क्या क्या चीज हो सकती है। यहां पर इन दोनों का मिश्रण ही होगा, इन दोनों का मिश्रण ही होगा। अब जो लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसके बाद तो फिर हम क्वेश्चंस पे चलेंगे, सीधा सीधा सवालों पर करेंगे। मुझे एक बात बताओ, जो ये मिश्रण वाला नीचे होगा ना, इन दोनों को मिलाकर जो बनाया गया है, बच्चे ये ना स्टेटमेंट में लिखना है आपने, और रिवीजन के टाइम पे बड़े काम आएगा ये लाइन जो मैं लिखवा रहा हूं। कि जो आपका सी होगा ना, जो सी होगा, ए या बी में से, ए या बी में से किसी एक से बड़ा होगा, किसी एक से, ए या बी में से किसी में से भी किसी एक से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तथा दूसरे से छोटा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तभी जाकर हमारा जो मिश्रण है संभव होगा, तभी मिश्रण पॉसिबल होगा, पॉसिबल होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट। मैंने आपको क्या बोला, मैंने बोला कि जब इन दोनों को मिलाकर मैंने तीसरा मिश्रण तैयार किया सी, जो ये सी होगा ना, ये इनमें से किसी एक से तो छोटा होगा, किसी से भी हो सकता है, और किसी एक से बड़ा होगा, बराबर भी नहीं होगा, बराबर भी नहीं होना चाहिए, या तो छोटा है और बड़ा है किसी एक से, तब जाकर मिश्रण हमारा पॉसिबल होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, मैंने आपसे बोला कि भैया यहां मैंने कोई वैल्यू ली 20, यहां पर मैंने कोई वैल्यू ली 17, यहां पर मैंने कोई वैल्यू ले ली 16।
अब आप मुझे बता दो, क्या ये मिश्रण पॉसिबल है? यस और नो में जवाब देना है, बस इतना मुझे बताना है। क्या मिश्रण हमारा पॉसिबल है? इतना बता दो। जैसे आपने ये बताया, फिर मैं आपको आगे की तरफ लेकर चलूंगा। सर अगर ना हो तो ना हो, तो उसी का तो बता रहा हूं मैं। जैसे अब यहां पर आप देखो, आपने देखा कि यार ये जो 20 सेंटर वाली वैल्यू है ना, ये 20 से भी छोटी है और 17 से भी छोटी है। लेकिन सर ने तो कंडीशन बताई कि इन दोनों में से किसी एक से तो छोटी होनी चाहिए और किसी एक से बड़ी होनी चाहिए। लेकिन ये तो दोनों से छोटी है, तो यहां पर हमारा मिश्रण संभव नहीं होगा। मिक्सचर इज नॉट पॉसिबल। आप कहेंगे मिक्सचर, मिक्सचर नॉट पॉसिबल। ऐसी कंडीशन में हमारा मिश्रण क्या होगा बच्चे? ऐसी कंडीशन में हमारा मिश्रण पॉसिबल नहीं होगा। याद रखेंगे इस बात को। चलिए एक और एग्जांपल आपको मैं देता हूं। सपोज मैंने यहां पर कोई चीज ली 40, मैंने यहां पर कोई चीज ली 30, और यहां पर मैंने ले दी 32। अब आप मुझे बताओ, क्या ये मिश्रण पॉसिबल है? आप कहेंगे सर बिल्कुल है। आप क्या कहेंगे? सर बिल्कुल है। कि सर जो हमारा सेंटर वाली संख्या है, ये आपने बोला सर कि किसी एक से तो बड़ी होनी चाहिए और दूसरे से छोटी होनी चाहिए। सर चलो 40 से तो छोटी है और 30 से बड़ी है। सेंटर वाली संख्या किसी एक से छोटी होगी, दूसरे से बड़ी होगी। तो 40 से छोटी है, 30 से बड़ी है, मिक्सर तो पॉसिबल है। अब यहां तक हम पहुंचे। देखो मैं आपको स्टेप वाइज लेके चल रहा हूं। पहले स्टेप में मैंने आपको बताया ढांचा क्या होता है, किस तरीके का। दूसरे स्टेप में मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर क्या क्या चीज हो सकती है, क्या क्या वैल्यू हो सकती है। होने को तो बहुत सारी चीजें होंगी जो हम सवालों में पढ़ेंगे। तीसरे स्टेप में मैंने आपको बताया कि मिक्सचर पॉसिबल कैसे बनता है, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। अब जो लास्ट स्टेप में आपको बताने वाला हूं, वो ये बताने वाला हूं कि नीचे किसका रेशियो बनेगा। और जैसे ही ये लास्ट स्टेप किया, मैं अगर मिक्सर एलिगेशन मेथड आपके समझ में आ गया, मात्र औपचारिकताएं बचेंगी सवालों को करने की। आपने क्या करना है, जैसे ही पता चला कि एक बड़ा एक छोटा, तो इन दोनों की जब मैं बात करूंगा तो उसकी वैल्यू मैं यहां लिखूंगा, और जब इन दोनों की बात करूंगा तो उसकी वैल्यू मैं यहां लिखूंगा। तो क्या करना है, इन दोनों में से बड़े में से छोटा घटाना है, बड़े में से छोटा। आप कहेंगे सर यहां लिखेंगे 32 - 30, और ये अनुपात में चलेंगे। इधर बड़े में से छोटा घटाना है, यहां लिखना है 40 - 32। तो क्या मिलेगा बच्चे मुझे? 2 और 8। तो क्या रेशियो बन गया? 2 एकम 2, 2 चौकू 8। ठीक है भैया, 2 एकम 2 और 2 चौकू 8। इस तरीके से नीचे हमारा रेशियो बन जाएगा। और ये किसका रेशियो बनेगा, ये चीज भी डिपेंड करेगी आपके सवालों पर। कि अगर मान लो हम क्रय मूल्य लिख रहे हैं और यहां मिश्रण में क्रय मूल्य लिखेंगे, तो नीचे रेशियो हो सकता है वजन का बन जाए, वजन का बन जाए। इस तरह की चीजें मिश्रण में बनेंगी, है ना। वो तो सवाल पे डिपेंड करेगा, वो सवाल से सिखाऊंगा मैं आपको कि नीचे रेशियो किसका बनेगा, वो सीख जाएंगे हम। अब एक चीज और है कि हमने ये रेशियो तो निकालना सीख लिया। जब हमें ये तीनों वैल्यूज दी होंगी तो हम बड़े में से छोटा घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे, नीचे रेशियो आ जाएगा। कई बार क्या होता है कि आपको अभी 2-3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको कराता हूं। कि सपोज मैंने यहां पे लिया 50, मैंने यहां पे लिया 30, और नीचे मैंने रेशियो ले लिया 3 और 2 का, और मैंने पूछा कि बताओ ये सेंटर वाली वैल्यू क्या होगी। इस तरह का क्वेश्चन बनता है एक तो। दूसरा भी बताऊंगा मैं आपको, दूसरा किस तरह का आपको स्टेटमेंट देखने को मिल सकता है, बताइए जरा मुझे। इसमें क्या करेंगे, देखिए जरा बच्चे। यहां पर क्या करना है आपने, जैसे हमें ये नीचे का रेशियो दे दिया और ऊपर की वैल्यूज दे दी, और ये मिक्सर की वैल्यू पूछ ली, मिश्रण की। क्या करना है इसके लिए, आपने बड़ी सिंपल सी कहानी यहां पर देखनी है कि जो इधर की वैल्यूज है दोनों को गुणा कर दो। आपस में क्या करो बच्चे, दोनों को मल्टीप्लाई करो। ये सवालों में आपको देखने को मिलेगा, तो वहां नया नहीं दिखना चाहिए आपको ये चीज। इन दोनों की गुणा करेंगे, कितना आएगा? 50 × 3, प्लस इन दोनों की गुणा कर दो, कितना आएगा? 30 × 2, और बटे इन दोनों को जोड़ना है।
जो नीचे रेशियो है ना, इसको क्या करना है, इसको जोड़ना है। ये हमारे मिश्रण की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मिक्सचर की वैल्यू हमारी आ जाएगी। मैंने क्या बोला फिर आपसे, मैंने कहा इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जोड़कर बटे इन दोनों को प्लस कर दो। कितना आएगा जरा बताना। आप कहेंगे 50 या 150, 30 दूनी 60, डिवाइड बाई 3 2 5, ये आ गया 210/5। तो 5 चौके 20, 5 दूनी 10, कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 42। तो मिश्रण की क्या वैल्यू आई, मिश्रण की वैल्यू आई हमारी 42। एक तो इस तरह की चीजें बन सकती है जहां आपको ऊपर का रेशियो देगा और मिश्रण की वैल्यू पूछ लेगा। तो समझ में आ गया कि भैया इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई बटे इन दोनों का योग। सर अगर मिश्रण दोनों से बड़ा हुआ तो, तब भी नॉट पॉसिबल। मैंने एक कंडीशन बोल दी ना कि एक से बड़ा होना चाहिए, एक से छोटा होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी है मिक्सचर नॉट पॉसिबल। कुछ भी है इस स्टेटमेंट के अलावा तो मिक्सचर नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल। अब और क्या पूछ सकता है, देखो और भी आपको मैं बताता हूं। सपोज मैंने यहां पर लिखा 80, ये वाला पूछ लेगा। मिश्रण दे देगा, सपोज मिश्रण दे दिया 60, और नीचे क्या रेशियो बना देगा, नीचे रेशियो बना देगा 5:4 का, नीचे रेशियो बना देगा 5:4 का, या 4:5 का, उल्टा बना दो चलो, 4:5 का। अब आप मुझे बताओ कि यहां तक कैसे पहुंचा जाएगा, यहां तक कैसे पहुंचा जाएगा। कई बार आपसे बोलता है कि भैया कोई एक तरह की चीज ली, दूसरे तरह की बताओ उसका रेट क्या होगा, कि मिश्रण का रेट ये हो जाए और दोनों को इस अनुपात में मिलाया जाए। पूरा स्टेटमेंट, पूरा 4 5 लाइन का सवाल बना के देगा। बताओ भाई। सर ये चैप्टर महत्वपूर्ण नहीं है, फिर आपका प्रश्न क्यों कराते हो प्रैक्टिस सेट में। भैया ये मैंने कब बोला ये चैप्टर महत्वपूर्ण नहीं है, मैंने कहा इससे, दरअसल ये चैप्टर रेशियो का है। इस चैप्टर का नाम रख के सवाल नहीं मिलेगा कभी भी, ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। यहां से क्वेश्चन आपके मेथड से बनेंगे। मैंने तभी तो कहा कि आप यूट्यूब पर सर्च करिए रामबाण सीरीज, वहां आप एक एलिगेशन नाम से एक वीडियो मैंने बना रखी है उस सीरीज में, वहां उसको आज जरूर देखना, तब आपको पता चलेगा कि ये मेथड कितना इंपॉर्टेंट है। दरअसल में उन सवालों को आपने सीखना नहीं है कॉपी पेन लेकर, बस आपने क्या करना है, उन सवालों को देखना है कि अलग अलग चैप्टर्स के मैंने सवाल लिए हुए हैं। तो वहां इस चैप्टर की ना इज्जत बढ़ेगी आपकी नजरों में, और इस चैप्टर की इज्जत बढ़ेगी तो फिर आप इसको पढ़ने में इंटरेस्ट लोगे। देखो अब कैसे पहुंचा जाता है यहां तक, बीच वाली वैल्यू निकालना आप सीख गए। ओके, अब यहां तक कैसे पहुंचेंगे, भाई क्या करेंगे, देखो एक तरफ की वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूं ना, बेशक इधर तक मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि ये बड़ा है ये छोटा है। बच्चे 80 में से 60 घटाओ, बड़े में से छोटा घटाओ। आप कहेंगे 80 में से 60 गया सर, आ गया 20, आ गया ना 20। 80 बड़े में से छोटा घटाया, तो इधर हमारा रेशियो 4 5 का है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 20/5, दैट इज 4। तो प्यारे भैया 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुणा और 4, ये कितना हो गया, 16। फिर से समझो यहां तक मैं कैसे पहुंचा हूं। मैंने कहा 80 में से 60 घटाओ, आपने कहा सर 20, बड़े में से छोटा घटाना है। फिर मैंने कहा यार ये नीचे तो आपने रेशियो बना रखा है 4 5 का, तो इस 4 5 में 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 20। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/5, दैट इज 4। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4 गुणा 4, 16। अब सुनो, मैंने आपसे बोला कि भैया जो हमारी सेंटर वाली वैल्यू है, एक तो इससे बड़ी होनी चाहिए, चलो बड़ी तो ये हो गई। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 60 से बड़ी आएगी या 60 से छोटी आएगी, इस बात का डिसीजन लो आप, कि यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 60 से बड़ी होनी चाहिए या 60 से छोटी होनी चाहिए। इससे भाई 60 से एक तो बड़ी हो गई, तो इधर वाली वैल्यू को मजबूरन 60 से
छोटा बनना पड़ेगा। मैंने क्या बोला? इस वाली वैल्यू को मजबूरन 60 से छोटा बनना पड़ेगा, तभी मिक्सचर पॉसिबल है। तो यहां अगर इसको 60 से छोटा बनना पड़ेगा, तो ये जो 16 मैंने निकाला है भैया, इसे आप 60 में से घटा दो। आप क्या कहेंगे? सर ये आ गया 44, और यही मेरा आंसर है, ये वाली वैल्यू। ये मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। जब मैं सवालों पर लेकर चलूंगा ना, ये चीज में टाइम मैं पता है क्यों दे रहा हूं? ये मत सोचना कि सर सवालों पे चलो, यहाँ क्यों टाइम दे रहे हो। कुछ सोच कर ही दे रहा हूं मैं यहाँ पर टाइम। क्योंकि सवालों में जब आप आएंगे ना, तो आपको लगेगा यार ये तो पढ़ा दिया सर ने, ये तो पढ़ा दिया सर ने, ये अलग टाइप है, ये टाइप अलग है, ये टाइप अलग है। तो आप यहां तक पहुंच गए ना, तो इस चीजों को आपको रिवीजन में लाना है दोबारा से, जो मैं चीजें बता रहा हूं। एक लास्ट चीजें मैं आपको बताता हूँ, लास्ट 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 और देख लो। कई बार चीजें ना फ्रैक्शन में पूछी जाती हैं। सपोज मैंने यहां पे बोला 2/3, 3/4। इस तरह की चीजें ना आपसे कहेगा मिश्रण बनाने के लिए। ये देखिए जरा एक बार, भाई इसमें कैसे बड़े में से छोटा घटाएं, कैसे डिसाइड करें कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा? यहां तो बात फंसेगी, यहां तो बात फंसेगी कि सर ये तो फ्रैक्शन में आ गए, भिन्न में आ गए। इस तरह के भी सवाल बन सकते हैं क्या? डेफिनेटली बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते। तो यहां क्या करेंगे बच्चे? सुनो, अब मेरी बात सुनो। आपने क्या करना है, जो यहां डिनोमिनेटर है ना, जो यहां तीनों संख्याओं के डिनोमिनेटर है, क्या है डिनोमिनेटर यानी कि हर, आप इन संख्याओं के एलसीएम ले लो। क्या करो? एलसीएम 3, 4 और 5। आप क्या कहेंगे? सर ये आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 5 चौके 20 दिया 60। और इस 60 का आप क्या करो? तीनों में मल्टीप्लाई कर दो। जो चीज की एक में मल्टीप्लाई होगी ना, बस याद रखना उसकी तीनों में करनी पड़ेगी, तीनों में करनी पड़ेगी। क्यों कर रहे हैं सर मल्टीप्लाई? क्योंकि मैं इस फ्रैक्शन वाली संख्याओं को नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं में बदलना चाह रहा हूं। तभी मैं ये भी डिसाइड कर लूंगा कौन सी बड़ी कौन सी छोटी है, किस में से किसको घटाना है, ये डिसाइड करने के लिए। तो क्या करेंगे बच्चे? 3 से जाएगा 20 बार, और 20 की 2 में गुणा करेंगे 40, ये आ गया। 5 से जाएगा 12 बार, और 12 की 4 में गुणा करेंगे 48, ये आ गया। 60 में करेंगे 15 बार, और 15 की 3 में गुणा करेंगे 45, ये आ गया। अब क्या करना है? 45 से एक तो बड़ा है और एक 45 से छोटा है। अब संख्या मिल गई ना सारी आपको। इसीलिए मैंने आपसे क्या बोला कि जो डिनोमिनेटर की संख्या है उनका एलसीएम लो और तीनों से गुणा कर दो। तो आपको 3 ऐसी संख्या मिलेंगी जो बड़ी प्यारी सी संख्या है, जिनको आप सीधा घटा सकते हो, जोड़ सकते हो। ओके। तो यहां क्या करना है? बड़ी में से छोटी घटा दो भाई। 45 में से 40 जाएगा, और इधर क्या आएगा? इधर 48 में से 45 आ जाएगा। तो कितना आ गया बच्चे? यहां 3 आ गया, यहां 5 आ गया। तो क्या रेशियो बना हमारा? 3:5 का। तो कोई भी अगर फ्रैक्शन में चीजें आएंगी, उड़ा दोगे आप, उड़ा दोगे कि नहीं? यस। आगे चलिए। अब अगर मैं बात करूं एक और इसी में ही, सपोज मैंने यहां पे लिखा 3/5, मैंने यहां पे लिखा 4, और मैंने यहां पे लिख दिया 7/9। अब जरा इसको करना सॉल्व, ऐसा भी मिल सकता है आपको देखने के लिए, ऐसा भी तो मिल सकता है कि फ्रैक्शन केवल 2 में हो। उस केस में भी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है।
उस केस में भी आपको ये तो संख्या पूरी है भैया 4, कोई टेंशन नहीं है। आपको दो संख्या फ्रैक्शन भिन्न वाली है, तो दोनों के एलसीएम, दोनों के डिनोमिनेटर का दोनों के हर का एलसीएम ले लो। तो 5 और 9 का एलसीएम कितना आएगा? 45। 45 आ गया। इस 45 की गुणा तीनों में कर दो। क्या करो? तीनों में। यहां भी 45 की गुणा कर दो, यहां भी 45 की करनी पड़ेगी बच्चे, ये मजबूरी है हमारी। आप कहेंगे सर इसका तो कोई एलसीएम में रोल ही नहीं था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोल नहीं था, लेकिन हमें तो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यस, ये मजबूरी है। बेशक आपने दो का एलसीएम 45 लिया, 45 की गुणा इन दोनों में करके काम नहीं चलेगा, तीसरे में भी करनी पड़ेगी, तीसरे में भी करनी पड़ेगी। आप अब आगे सॉल्व करके मुझे बता दो। आप कहेंगे 5 नाम 45, 9 तिया 27। आप कहेंगे 9 पंजे 45, 7 पंजे 35। और आप क्या कहेंगे? 4 पंजे 20, 4 चौक 16, 2 18, 180। बस आपने बड़े में से छोटा घटाना है। 35 में से 27 गए तो आप कहेंगे सर 8। और इसमें से ये घटा दो, 180 में से 35 जाएगा, कितना आएगा? 10 में से 5 गए 5, और 17 में से 3 गए 14। सर ये रेशियो आ गया 145 और 8 का। कितना आ गया बच्चे? 145 और 8 का रेशियो। ठीक है, एक लास्ट और देख लो, फिर सवालों पर चलते हैं। मैंने यहां पे लिखा 3/5, 7 और 4। अगर किसी एक में ही फ्रैक्शन हो, देखो मैंने स्टार्टिंग कहां से करी थी? मैंने स्टार्टिंग करी थी अगर सब कुछ फ्रैक्शन हो, तीनों संख्याएं। फिर मैंने कहा अगर दो फ्रैक्शन हो, एक संख्या ऐसी हो। और तीसरा मैं लेकर आ गया जब एक ही फ्रैक्शन हो और दो संख्या हो। तो क्या करेंगे? यहां तो एलसीएम भी नहीं ले सकते। यहां क्या करें भैया? यहां अपने एक ही काम करना है, जो संख्या एक फ्रैक्शन दिख रही है ना, इसी की मल्टीप्लाई तीनों में कर दो। यहां भी, यहां भी और यहां भी, बस। सिंपल है, यहां तो कुछ करना ही नहीं है कि नहीं? है भाई। तो यहां तो कुछ करना नहीं है, एक ही संख्या में फ्रैक्शन था, इससे ये हटाया, यहां पर 3 बचा। 7 पंजे 35, और ये क्या आ गया? 5 चौकू 20। तो 20 में से 3 घटाएंगे 17, और 35 में से 20 घटाएंगे तो 15। ये आ गया रेशियो। मैं कह रहा हूं मिक्सर एलिगेशन का सब कुछ सीख गए आप, सब कुछ सीख गए मिक्सर एलिगेशन के, जो जो चीज भी पॉसिबल हो सकती हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूं सवालों की तरफ, उड़ा देंगे सवालों को जल्दी जल्दी। टाइप 1, और टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 1। देखो मिक्सर एलिगेशन में मैं आपको पहले एक बात बताना जरूर चाहूंगा कि मिक्सर एंड एलिगेशन में कुछ सवाल, कुछ टाइप के सवाल आपको ना बड़े मिलेंगे लैंग्वेज में, लेकिन मेरी बात का विश्वास करो, मेथड एक ही है जो मैंने आपको समझाया है। सवाल चाहे कितना भी बड़ा मिक्सर एलिगेशन का हो, एक ही मेथड है, इसी से ही हम उड़ा देंगे सवालों को। कुछ टाइप्स मिक्सर एलिगेशन में आएंगे जिन्हें मैं आपको रेशियो मेथड से कराऊंगा, जो हमने अनुपात पढ़ा था। ठीक है, उन चीजों को देखेंगे, मैं बताऊंगा किस किस तरह के क्वेश्चंस को हम अनुपात से कर सकते हैं, और करना भी है और करना पड़ेगा हमें। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं मिक्सर एलिगेशन की एक कंडीशन मैंने आपको बताई कि जब दो तरह की चीजों को मिलाकर कोई तीसरी और नई तरह की चीज बनाई जाती है, हमेशा एलिगेशन मेथड यूज करना है, वो किसी भी चैप्टर की बात हो। कि दो तरह की चीजों को मिलाया और तीसरी तरह की चीज तैयार कर दी, एलिगेशन। गांव से कौन कौन बिलोंग करता है? एक बार मुझे थम्स अप करके बताओ, प्योर गांव से। ऐसा नहीं है कि सर गांव तो है हमारा, लेकिन हमारे गांव में ना हर तरह की गाड़ी खड़ी है हर घर में। ऐसा नहीं, वो गांव नहीं है, मैं कहा प्योर गांव से कौन कौन बिलोंग करता है। मिक्सर का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। वो लोग समझ जाएंगे कि हाँ सर ये तो प्योर मिक्सचर का एग्जाम्पल है। सभी लोग करते हो यार ये तो, है क्या बात है, 90% बच्चों का थम्स अप आ रहा है। सुनो अब, चूल्हा देखा है गांव में?
मिट्टी का चूल्हा कैसे बनता है? क्या क्या चीज का उसमें मिश्रण होता है? तो मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती है, और एक गाय का या भैंस का गोबर मिलाया जाता है उसमें। सही कह रहा हूं ना? उन दोनों को मिलाकर एक तीसरी तरह का मटेरियल तैयार किया जाता है जिससे चूल्हा बनता है ना? तो एक तरफ तो मैंने चिकनी मिट्टी ली, दूसरी तरफ गोबर, दोनों को मिलाया, तो एक मटेरियल तैयार हुआ जिससे हमने क्या तैयार किया? चूल्हा तैयार किया। तो जो चूल्हा है वो मिश्रण है किस किस का? गोबर का और चिकनी मिट्टी का। दो तरह की चीजों को एक मिलाया तो मिश्रण तैयार हुआ जिससे हमने चूल्हा तैयार किया। तो वहां हम मिश्रण मेथड यूज करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना? दूध पानी का, गांव में दूध निकलता है गाय का, भैंस का, उसमें हम पानी डाल देते हैं तो दिखता थोड़ी है पानी उसमें अलग से। वो पढ़ेंगे हम, है ना, वो ट्रू सॉल्यूशंस वगैरह होते हैं। तो चलिए एक बार देखिए, कह रहा है 14 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 18 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 16 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए? हाँ, भूसा भी मिलाते हैं कई जगह, गोबर भी मिलाते हैं मिट्टी के साथ। कई जगह, हर जगह बनते हैं भैया, हर तरह की चीजें बनती हैं। उस पर लीपा पोती किस चीज की होती है चूल्हे पे? तो सीमेंट वाले बनने लग गए। ठीक है, बताओ इसका आंसर, बताओ जल्दी से। क्या कह रहा है? 14 रुपए प्रति किलोग्राम और 18 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण 16 रुपए प्रति किलोग्राम बन जाए? अब हमने दो तरह की चाय को मिलाया, एक का मूल्य था 14, दूसरे का मूल्य था 18। बच्चे, दोनों तरह को मिलाया, मैंने कहा मिश्रण जो भी होगा ना उसको हमेशा सेंटर में रखना है, मिक्सचर को ऑलवेज सेंटर में रखना है। अब दूसरी चीज यहां एक और समझना, एक और समझना, जो आपकी 14 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय थी, ये उसका कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था। जो 18 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चाय थी, ये भी उसका कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था। जब मैंने इन दोनों को मिलाया ना, तो जो तीसरे तरह की चाय बनी मिश्रण की, ये भी मिश्रण का क्रय मूल्य ही मुझे मिला। तो यहां से एक बात हमें छोटी सी नई सीखने को मिली कि यहां अगर क्रय मूल्य है, यहां अगर क्रय मूल्य है, तो प्यारे बच्चे मिश्रण का भी क्रय मूल्य ही हमें लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं यहां दोनों के क्रय मूल्य लूं और मिश्रण का विक्रय मूल्य, मिश्रण का सेलिंग प्राइस, अगर सवाल में लिखा होगा कि मिश्रण को फलाने रुपए में बेचा, बेचा, वो होगा उसका सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। भैया उसको मैं यहां पर नहीं लूंगा, मुझे यहां कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य ही लेना होगा। अब आपने क्या करना है, बड़े में से छोटा घटा दो, 18 में से 16 गया 2, 16 में से 14 गया 2। आप क्या कहेंगे? सर आंसर आ गया 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1:1, ऑप्शन नंबर सी। बड़ा बेसिक सा, बिल्कुल जीरो क्वेश्चन था, आप ये कह सकते हो जीरो क्वेश्चन था ये तो। चलिए अगला सवाल मैं आपको देता हूं, धीरे धीरे मैं लेवल बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे, है ना? देखेंगे बच्चे इस सवाल को जरा। सवाल कह रहा है कि 12 रुपए प्रति किलो और 15 रुपए प्रति किलो की दो दाल हैं, उनको किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि जो मिश्रण का मूल्य है ना वो 13.5 रुपए प्रति किलोग्राम बन जाए? दो तरह के दाल हैं, क्रय मूल्य उनके हैं, उनको मिलाया, मिलाने के बाद मिश्रण तैयार हो गया दोनों का। अब उसको, उसका जो मूल्य है ना, उसका जो प्राइस है, उसका जो क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है, वो 13.5 पड़ रहा है। बताओ किस अनुपात में उनको मिलाया होगा? आप कहेंगे कि सर एक तरफ आप 12 ले लो, एक तरफ आप 15 ले लो और दोनों को मिला दो तो मिश्रण हो गया 13.5 का।
भैया आप बड़े में से छोटा घटाओ, 15 में से 13.5 जाएगा, 1.5 आएगा, 13.5 में से 12 जाएगा, 1.5 आएगा सर। 1.5 और 1.5 का रेशियो कितना हो गया? 1:1 का हो गया। यहां भी कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सिंपल है कि नहीं? सर ऐसा लगता है प्योर गांव से हो आप। हाँ भाई, मैं आज भी प्योर गांव में रहता हूँ। ये मत सोचना कि सर शहरी भाषा बोल रहे हैं तो चश्मे लगाकर शहरी बाबू से लग रहे हैं। मैं आज भी अपने प्योर गांव में रहता हूँ। गांव की बात ही अलग है यार। है कि नहीं? सही बताओ। तो मैं जॉब करता हूँ नागपुर में, मजबूरी में मुझे रहना पड़ता है वहाँ। चलिए बताएंगे जल्दी से इसका जवाब। कह रहा है, एक पंसारी को 12 रुपए प्रति किलोग्राम और 25 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि 20 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण तैयार हो जाए? दिमाग के एक कोने में वो बात रखना याद जो मैंने अभी बताई आपको, कि अगर मैं क्रय मूल्य का रेशियो मिश्रण कर रहा हूं ना, तो मिश्रण का भी क्रय मूल्य ही चाहिए मुझे। ये रख लो, ये वाली लाइन दिमाग के कोने में। अभी आएंगे सवाल 3 4 लगातार बैक टू बैक, तो इसी लाइन को डिफाइन करेंगे। ओके। पंसारी को 12 रुपए प्रति किलोग्राम और 25 रुपए की दर से दोनों को मिलाया और मिश्रण 20 रुपए प्रति किलोग्राम का बन गया। बताओ किस रेशियो में उसने मिलाया है? एक तरफ 12, एक तरफ 25, और मिश्रण में क्या रखना है? 20। बहुत छोटे छोटे सवाल हैं यार, मैंने आपको बोला ना, बड़े में से छोटा घटाओ, ये आ जाओ 8। बस यही सवाल है। चैप्टर मैंने आपको शुरू में कह दिया था, छोटा भी है और बहुत आसान भी है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, एक मेथड है, उसी मेथड पे हमें काम करना है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल देखिए। ये सांद्रता दे दी, कॉन्सेंट्रेशन दे दी। कॉन्सेंट्रेशन भी आप मिक्सर एलिगेशन से कर सकते हो। आपसे क्या कह रहा है कि दो प्रकार की चाय में क्रम से है रेस्पेक्टिवली 20% और 60% चीनी है। ओके। कह रहा है इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में 30% चीनी हो जाए? अब ना सुनो मेरी बात, यहां आपको थोड़ा सा, मैं आपको एक नया छोटा छोटा पॉइंट बताता हुआ चलूंगा। यहां क्या पॉइंट हम सीखने को मिलेगा हमें, यहां देखना। दरअसल क्या है, दो प्रकार की चाय में 20% और 60% चीनी है। इसका क्या मतलब है? एक कप तैयार हुआ चाय का, है ना, एक कप चाय का तैयार हुआ और उसमें 20% चीनी है। आप ऐसा मानकर चलो 20% चीनी है और बाकी दूध, चाय पत्ती, सब कुछ को मैं एक ही मान रहा हूं। दूसरा जो चीज है इसमें वो 80% है। आप मान के चलो 80% उसमें दूध है, तो चाय पत्ती भी तो होगी सर, अदरक भी तो होगी। ऐसा क्वेश्चन दिमाग में मत लाना आप। समझने के लिए थोड़ा समझो कि उसमें अगर चाय में 20% चीनी है तो उसमें 80% दूध होगा। अगर दूसरी में 60% चीनी है तो उसमें 40% दूध होगा। अब दोनों का मिश्रण कर दिया, दोनों तरह की चाय का। अब चाय तैयार हो गई तीसरी, और उस तीसरी चाय में क्या हुआ, मिश्रण में हमें 30% चीनी मिली। तो अगर मिश्रण में 30% चीनी है तो दूध कितना परसेंट होगा? 70% होगा। 100% टोटल होता है। अब सीखने वाली बात क्या है कि जब मैं मिक्सचर एलिगेशन की मशीन में, वो मशीन है हमारी मिक्सचर एलिगेशन की, जब मैं मिक्सचर एलिगेशन की मशीन में इस डेटा को डालूंगा, भाई डेटा डालते हैं मशीन में से, नीचे से आंसर निकल जाता है। तो जब मैं इस डेटा को डालूंगा तो मैं डेटा वही उठाऊंगा जिसका परसेंटेज मुझे दिया हुआ है। यहां 20 और 60% किसका है बच्चे? यहां हमें 20 और 60% चीनी का दिया हुआ है कि भैया पहली में चीनी 20%, दूसरी में चीनी 60%, और मिश्रण में भी क्या दे रखा है? मिश्रण में भी 30% चीनी दे रखी है। तो मैं एलिगेशन की मशीन में चीनी के ही परसेंट को उठाऊंगा। यहां मैं एक तरफ क्या लिखूंगा बच्चे? 20%, दूसरी तरफ क्या लिखूंगा? 60%। और जो मिश्रण है, मिश्रण में चीनी कितना है? 30%। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 60 में से 30 गया 30, और 30 में से 20 गया 10। तो प्यारे भैया यहां रेशियो क्या बन गया? यहां रेशियो बन गया 3 और 1 का।
आपका आंसर आ गया ये। सर आपने ये बात क्यों बोली कि मैं चीनी का ही परसेंटेज लूंगा? यस, आप अगर यहां परसेंटेज चीनी का ले रहे हो तो मिश्रण में भी चीनी का ही परसेंटेज आना चाहिए। ऐसा मैंने इसलिए बोला क्योंकि बच्चे कई सवालों में आपको, देखो मैं इसी में ही थोड़ा सा चेंज करके आपको बताता हूं। इसी सवाल में अगर ऐसा होता, इसी सवाल में अगर ऐसा होता कि 20% चीनी इसमें है, 60% चीनी इसमें है, और मिश्रण में सपोज वो ये कह देता कि 30% दूध है, सॉरी 30% दूध कह रहा हूं, मिश्रण में आपसे ये कह देता कि 70% दूध है, इस तरीके से दे देता, तो क्या आप अब कैसे करते इस सवाल को? क्या आप ऐसे करते? यस और नो में जवाब देना। क्या आप ऐसे करते कि सर यहां 20% ले लो, यहां 60% ले लो, और मिश्रण में 70% दिया हुआ है तो मिश्रण में 70% ले लो? क्या हम ऐसे करते? यस और नो में जवाब देना जरा, बस इतना ही आपका काम है। क्या हम ऐसे करते? अगर सवाल में मुझे ऊपर तो दे रखा है कि 20% और 60% चीनी है और मिश्रण में 70% दूध है, तो क्या मैं जो डेटा मुझे दिया हुआ था उठा के मशीन में डाल दूंगा एलिगेशन वाली में? मैंने कहा अगर आप ऊपर परसेंटेज चीनी का ले रहे हो ना, तो भैया मिश्रण में भी चीनी का ही परसेंटेज हमको चाहिए। ये तो नो वाली कंडीशन हो जाएगी। तो बच्चे फिर यहां क्या करेंगे? अगर 70% दूध दिया होगा और मैंने ऊपर परसेंटेज चीनी के लिए, तो मुझे 100 में से 70 घटाकर यहां 30% दूध चीनी लेनी होगी। ऐसा मुझे करना पड़ेगा। या तो मैं ऐसा करूं कि भैया यहां 70% दूध दे रखा है, यहां भी मैं दूध का परसेंटेज निकालूं कि भैया 100 में से 20 घटा दो 80%, 100 में से 60 घटा दो 40%, और मिश्रण में भी आप दूध का 70%। या तो आप ऐसा करो, या तो आप ऐसा करो, तब भी आंसर सेम आएगा आपका जो 3 A का है। आप देखो 70 में से 40 गया कितना, 30, और 80 में 70 गया 10, तब भी आपका आंसर 3 A ही आएगा जो हमारा सही है। या तो परसेंटेज आप दूध के ही ले लो कि यहां अगर 70% दूध है तो 100 में से घटाओ 80% दूध, 100 में से घटाओ 40% दूध, और मिश्रण में 70%, तब भी आपका आंसर 3 A ही आना है। या फिर अगर आप यहां चीनी के परसेंटेज ले रहे हो तो यहां भी आपको चीनी का ही चाहिए। ये बड़ी प्यारी सी बात थी, बहुत छोटी सी सिंपल सी बात थी जो आपको समझानी थी, और आप समझ चुके हो कि जिसका मिश्रण कर रहे हैं, तीनों जगह, एक दो और मिश्रण, तीनों जगह हमें उसी का ही परसेंटेज चाहिए, तीनों जगह। अगर हम चीनी का परसेंटेज ले रहे हैं, ये चीनी 60% चीनी, सवाल ने दिया हुआ है ना चीनी, तो ये भी 30% चीनी ही होनी चाहिए, ये भी चीनी ही होनी चाहिए 30%। ओके, आगे चलिए, अगले सवाल पर चलते हैं। ये सवाल देखिए बच्चे जरा। सवाल है कि दो किस्म के चावल हैं, किस्म एक वाले चावल की कीमत 20 रुपए प्रति किलोग्राम है, और किस्म दो वाले चावल की कीमत 25 रुपए प्रति किलोग्राम है। दोनों चावलों को 2:3 के अनुपात में मिलाया गया और मिश्रण का कीमत पूछा है। देखो वही है जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ऊपर देखेंगे कहां बच्चे, मैंने आपको ये बीच वाली सेंटर वाली जो वैल्यू निकलवाना सिखाई थी, आपको नीचे का रेशियो दे देगा, ऊपर की वैल्यू दे देगा और मिश्रण पूछ लेगा। ये वही है भाई साहब सवाल। देखेंगे एक बार इस सवाल को फिर से, कि दो किस्म के चावल हैं, एक की कीमत 20 रुपए प्रति किलोग्राम, किस्म दो की कीमत 25 रुपए प्रति किलोग्राम। कह रहा है दोनों को मिलाया और नीचे जो रेशियो तैयार हो गया भाई साहब, वो रेशियो है हमारा 2:3 का। ये रेशियो किसका है? ये रेशियो हमारा 2:3 का है, और आपसे ये सेंटर वाली वैल्यू उसने पूछी है। बताओ कैसे निकालेंगे? सभी बच्चे मुझे इसका जवाब बताएंगे। आप कहेंगे कि सर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 20 दूनी 40, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 25 तिया 75, बटे इन दोनों का प्लस कर दो, 3 और 2 5।
तो कितना आ जाएगा 115/5, और आप कहेंगे सर ये आ गया 23। क्या आ गया 23, ऑप्शन नंबर ए। मजा आया? सेंटर वाली वैल्यूज भी आपने निकाल दी, इसीलिए मैंने आपको ये शुरू में सिखाई थी चीजें कि बेसिक चीजें, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक मेथड आपको पता होने चाहिए एलिगेशन के। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको देखेंगे जरा। अब जो दिमाग के कोने में मैंने वो रखवाई थी ना बात, उसको बाहर निकालने का टाइम आ गया है। अब मैंने कहा ना दिमाग के कोने में ये स्टेटमेंट संभाल के रखना, तो निकालने का टाइम आ गया है। देखो, उसने कहा 14 रुपए प्रति किलोग्राम और 8 रुपए प्रति किलोग्राम की दो वस्तुओं को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% का लाभ कमाया जाए। बच्चे स्टार लगा लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखो क्या करना है इसमें। एक तरफ लिखना है 14, एक तरफ लिखना है 8, और मिश्रण को बेचा है उसने 12 रुपए प्रति किलोग्राम में। किस अनुपात में मिलाएगा? आप कहेंगे 14 में से 12 गया 2, और 12 में से 8 गए 4। सर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 1 के रेशियो में मिलाएगा। आप कह देंगे ऑप्शन नंबर सी। और ऐसा करके आप क्या करेंगे? महापाप, ये गलत हो जाएगा। मैंने आपका गलत करवाया, जानबूझकर मैंने गलत करवाया। एक तरफ आपसे 14 लिखवाया, एक तरफ 8, और जो 12 रुपए मिश्रण को बेच रहा है वो बीच में, और रेशियो हमारा 2:1 आ गया। ये गलत है, आंसर ही गलत, और दिया हुआ है देखो। एग्जामिनर चाहता है बच्चा गलत करे। क्यों गलत है ये, वो भी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि बच्चे मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब हम मिश्रण में कॉस्ट प्राइस को ले रहे हैं, क्रय मूल्य को ले रहे हैं, कि भैया यहां आपने 14 लिया, यहां दूसरी तरफ 8 रुपए लिया, ये इतने इतने रुपए प्रति किलोग्राम की दो वस्तु हैं, ये उनका क्रय मूल्य है, ये उनका कॉस्ट प्राइस है। लेकिन लेकिन जो वो कह रहा है ना, मिश्रण को 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर, भाई साहब ये 12 रुपए प्रति किलोग्राम है क्या? भैया ये तो विक्रय मूल्य है, बेचने वाला मूल्य है। तो अगर आप यहां खरीदने वाला मूल्य ले रहे हो तो भैया यहां बेचने वाला मूल्य कैसे ले लोगे? यहां आपने खरीदने वाला सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस, यहां खरीदने वाला सीपी फॉर कॉस्ट प्राइस, यहां एसपी बेचने वाला एसपी फॉर सेलिंग प्राइस आप नहीं ले सकते भैया। यहां भी आपको क्रय मूल्य ही लेना होगा मिश्रण का। अब हमारा इस सवाल में एक काम बढ़ गया कि भैया मिश्रण का क्रय मूल्य कैसे निकालें? 12 रुपए तो बेचने वाला मूल्य दे रखा है। बच्चे जब भी सवाल में इस तरह का क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, तो आपको वो विक्रय मूल्य देगा कि 12 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा है उसने, और वो आपको एक लाभ या हानि परसेंट भी देगा, आपको एक प्रॉफिट या लॉस परसेंट भी देगा। आप मुझे बड़ी सिंपल, अभी आपने चैप्टर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, आप एक बड़ी सिंपल सी बात समझो कि अगर किसी भी वस्तु को सपोज 10% के प्रॉफिट या 10% के लाभ पर बेचा गया, तो उसे कितने परसेंट में बेचा होगा? अगर 20% के लाभ पर बेचा है ना, तो हमेशा जब भी लाभ परसेंट दिया होगा आप 100 में जोड़ दो उसे। अगर 20% के लाभ पर बेचा है तो आप कहेंगे कि सर 120% में बेचा होगा। सपोज अगर मैं आपसे कहूंगा किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा है तो कितने परसेंट में बेचा होगा, आप हमेशा 100 में ऐड कर दो, सर 110% में बेचा होगा। सपोज अगर किसी भी वस्तु को 5% के लॉस, 5% की हानि पर बेचा गया है, हानि अगर कहेगा तो 100 में से घटा दो कि सर 95% में बेचा होगा।
अब चूंकि यहां उसने बोला है कि 20% के लाभ पर बेचा है, मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है मिक्सचर का क्रय मूल्य निकालने का, मिक्सचर का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस निकालने का मेरा टारगेट है। उसको निकाल के मैं यहां सेंटर में रखूंगा। मुझे पता है किसी भी वस्तु को अगर 20% के लाभ पर बेचा गया तो प्यारे बच्चे उसे 120% में बेचा जाएगा, और 120% की वैल्यू कितनी है? 12। हमें 100% की वैल्यू चाहिए, 100% की। तो वो क्या होगी? 12/120 नीचे लिख देंगे, और जो 100% है उसकी मल्टीप्लाई यहां कर देंगे। भाई यहां से हम कैसे निकालते हैं कि 120% 12, 1% कितना है? 1%, 1% बराबर 12/20, तो 100% कितना? इंटू 100। ये आ गया आपका मिश्रण का क्रय मूल्य। आप कहेंगे सर 12 धाम 120, और इससे ये गया, ये आ गया 10। मिश्रण का क्रय मूल्य कितना आ गया? 10। अब आपने ये 10 यहां पर रखना है। इतना काम आपने इस सवाल में एक्स्ट्रा करना है कि मिश्रण का क्रय मूल्य आपको निकालना पड़ेगा। अब आप रेशियो देख लो, बड़े में से छोटा, 10 में से 8 गया 2, 14 में से 10 गया 4। हमारा रेशियो कितना आ गया भैया? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखो, ये मिश्रण का क्रय मूल्य निकालने का एक और तरीका होता है, रेशियो मेथड, उसे भी मैं आपको बता देता हूं। ये 10 तक जाने के लिए कैसे होता है कि आपको जो भी परसेंटेज दिया है, सपोज ये 20% का लाभ कह रहा है, तो प्यारे बच्चे 20% का फ्रैक्शन भिन्न कितना होता है? किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो बटे 100 कर दो, परसेंटेज को भिन्न में बदलना है। तो ये आ गया 1/5। 20% का भिन्न कितना आ गया? 1/5। मतलब कि उस वस्तु को अगर 5 रुपए में खरीदा गया है, नीचे वाली संख्या अगर क्रय मूल्य है, तो वो कह रहा है लाभ, तो ऊपर वाली संख्या जोड़ दो। बेचा कितने में गया होगा? 5 में 1 जोड़ दो, 6 में बेचा गया होगा। और उसने दिया कितना है? 12 रुपए में बेचा गया है, तो 6 यूनिट का मान 12 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 6 दूनी 12, 2, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 गुणा 2, दैट इज 10। यानी कि उसे खरीदा कितने में गया है? 10 रुपए में, और उसको आप यहां पर लिख दो। ये रेशियो मेथड से आपका सीपी निकालने का तरीका है, रेशियो मेथड से। ओके, वेरी गुड। चलिए एक और सवाल मैं आपको देता हूं बच्चे, ऐसा ही। ये सवाल देखेंगे एक बार। जल्दी से बताएंगे। कह रहा है कि 50 रुपए प्रति किलोग्राम और 70 रुपए प्रति किलोग्राम की दो वस्तुओं को मिलाकर इस तरह बेचा गया कि मिश्रण की बिक्री दर 54 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए और 10% का नुकसान हो जाए, हानि हो जाए। डायरेक्ट बता दूं इसको? है, देखो यहां तो मैंने आपको क्या किया, सीपी निकलवाया फिर यहां रखा। डायरेक्ट बता दूं इस सवाल को? डायरेक्ट बता दूं? आप अगर चीजों को झेल सकते हो तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूं फिर। ठीक है, वो बताना जरूरी था, मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, सीधा एलिगेशन में रखेंगे हम अब वैल्यूज को। भाई क्या, या तो आप देखो ऐसा करो कि 10% का लॉस है, कह रहा ना 50 रुपए प्रति किलोग्राम 70 रुपए प्रति किलोग्राम की दो वस्तुओं को मिलाकर, कह रहा 54 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा गया है। बेचा गया है किसमें? 54 रुपए प्रति किलोग्राम में, और 10% का नुकसान, हानि हो गई है। तेरा किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए? अब या तो आप क्या करो, या तो आप कॉस्ट प्राइस निकालो, मिश्रण का क्रय मूल्य, क्योंकि वो कह रहा है 10% का नुकसान, तो खरीदा कितने में गया होगा, सॉरी बेचा कितने में गया होगा। मैं क्या कर रहा हूं? मिक्सर का कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूं। मैं आपको पहले उसी तरीके से कराता हूं, फिर आपको मैं डायरेक्ट कराता हूं। मिक्सर का सीपी क्या करना है बच्चे? सीपी मतलब क्रय मूल्य, है ना। 10% की हानि है तो 90% में बेचा गया होगा, और सवाल कह रहा है 54, हमें चाहिए 100% की वैल्यू। क्या होगी बच्चे? 54/90 और गुणा 100, तो 0 से 0 गया, 9 छिक्के 54 और 6 धाम 60। ये तो मिश्रण का क्रय मूल्य आ गया।
अब आप क्या करो, एक तरफ 50 रखो, एक तरफ 70 रखो, और बीच में क्या कर दो, बीच में 60 रख दो। तो क्या आंसर आएगा, 70 में से 60 गया 10, 54 आएगा ना, 6 धाम 60। 70 में 60 गया, ये आ गया आपका 1-1 आ गया रेशियो तो। 10 और 10 तो गड़बड़ हुआ है क्या? 50 और 70 इस तरह बेचा गया 54। मिश्रण का बिक्री दर 54 रुपये का होगा, 10 रुपए के 9 × 54, 6 धाम 60। 1-1 आएगा ना, 1-1 आएगा, 1-1 का रेशियो आना चाहिए, क्योंकि मिश्रण का क्रय मूल्य हमने 60 निकाल दिया, और मिश्रण का क्रय मूल्य 60 निकाल दिया, तो फिर तो सवाल में कुछ है ही नहीं, है ना। 1-1 ही आएगा, कोई बात नहीं, किसी एक ऑप्शन को ठीक कर लेना, किसी एक ऑप्शन को ठीक कर लेना, 1-1 कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। हमारा तो कॉन्सेप्ट ठीक है ना, है प्रॉब्लम लेते हैं। अब मैं आपको चलो इसे डायरेक्ट बताता हूँ, है ना, कैसे आप बिना मिश्रण के कॉस्ट प्राइस निकाल, करना तो पड़ेगा, तरीका चेंज होगा, करना तो वही है लेकिन तरीका चेंज होगा। क्या है कि आप एक तरफ लिखो 50, एक तरफ क्या लिखो 70, और क्या कह रहा है, मिश्रण को बेचा है 54 में, यहां लिखो 54, लिख दो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसने क्या बोला है कि मिश्रण को 54 में बेचने पर 10% का नुकसान हुआ है। अगर लॉस हुआ है तो आपने इस विक्रय मूल्य 54 में बेचा है ना, इसको पता है किससे गुणा करनी है, 100/, और अगर 10% का नुकसान है तो 100 में से 10 घटा दो 90 से। इतना काम आपने करना है। अगर उसे यहां प्रॉफिट हुआ होता, अगर उसे यहां लॉस हुआ होता, तो आप क्या करते, तो आप करते कि सर 100/110, 100/110। ओके, अब यहां आप काटा पीटी कर दो, 9 × 54 और 6 धाम 60। अब आप क्या करेंगे, 70 में से 60 गया 10, और 60 में से 50 गया 10, रेशियो कितना आ गया, 1-1 का। रेशियो कितना आ गया, 1-1 का। ओके, चलिए एक और सवाल देता हूं आपको, ये सवाल देखेंगे जरा, CHSL 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे। तरीका वही है, बस हमने ऊपर का जो लिखा था वो थोड़ा सा अपना टाइम बचा लिया। एक पंसारी को 26 रुपए प्रति किलोग्राम और 32 रुपए प्रति किलोग्राम के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 30 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचकर उसे 10% का लाभ हो। इस बार 10% का प्रॉफिट होता है। एक तरफ क्या लिखना है 26, एक तरफ क्या लिखना है 32। मिश्रण को तो बेचा है ना उसने, ये विक्रय मूल्य दे रखा है कितना 30, और इसको गुणा किससे करना है 100/, अब उसे यहां पर 10% का लाभ हुआ है तो 110 कर दो, 110 कर दो। अगर लाभ हुआ है तो 110, हानि हुई है तो 90, मतलब 100 में से घटाना है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे सर 0 से 0 गया, अब ये बटा 11 है, क्या है बच्चे, ये हमारा बटा 11 है। तो हम क्या करेंगे, तीनों में 11 की मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या करेंगे, तीनों में 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई यहां भी 11 की मल्टीप्लाई, यहां भी 11 की मल्टीप्लाई, और यहां भी 11 की, तो मैंने आपको सिखाया है। तो ये तो 11 से 11 कट गया, 3 × 100, यहां क्या बचा है 300। ये कितना हो जाएगा, 26 एकम 26 हासिल का 2, 26 एकम 26 और 2 28, 32 एकम 32 हासिल का 3, 32 एकम 32 और 3 35। बस अब आप बड़े में से छोटा घटा दो, 352 में से 300 जाएगा, 52 बचेगा, और 300 में से 286 जाएगा तो 14 बचेगा। ये कितना आ गया, 2×7 = 14, और 2 से जाएगा 26 बार। क्या आंसर आ गया, 26 और 7, ऑप्शन नंबर।
ठीक है भाई, एक और सवाल दूं आपको, चलिए ये सवाल देखिए बच्चे, जल्दी से इसका आंसर बता दो आप मुझे, अब जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्या कह रहा है कि 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी को 52 रुपए प्रति किलोग्राम वाली चीनी में किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 55.2 रुपए प्रति किलोग्राम में बेचने पर 15% का प्रॉफिट हो, 15% का लाभ हो। जो लोग लेट जुड़े हैं, जो ये पूछ रहे हैं 11 से गुणा क्यों किया है, बच्चे आप क्लास के शुरू में जाना, जितने क्लास आपकी आज छुट्टी है ना उसे देखना फिर से, जो आप लेट जुड़े हो, जितना आपका छोटा है क्लास उसमें मैंने बताया हुआ है सब, है ना भाई। तो यहाँ 45, यहाँ 52, और कह रहा है मिश्रण को 55.2 रुपए प्रति किलोग्राम में उसने बेचा है, बेचा है ना, तो ये तो कॉस्ट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस है 55.2। तो क्या करना है, 55.2 गुणा 100 बटे और वो कह रहा है 15% का लाभ, तो 115 कर देना है, 100 बटे 115, बस। तो सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा भाई, ये पॉइंट हटेगा, एक जीरो नीचे आ जाएगी, जीरो से जीरो गया, 23 पंजे 115, 23 दूनी 46, पांचा 9, 23 चौके 192, 5 दूनी 10 और 24 दूनी 48, कितना आ गया बच्चे 48। 52 में से 48 जाएगा 4, और 48 में से 45 जाएगा तो 3, कितना रेशियो आ गया, 4:3 का रेशियो आ गया। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आते हैं अपने टाइप 2 की तरफ। और एनीवे आज यहीं पे रोक देता हूं, चलो आपको ना आज फर्स्ट क्लास है तो यहीं पे रोक देते हैं। टाइप 2 का पहला सवाल आपको मैं होमवर्क देता हूं, टाइप 2 का। बच्चे मैं फिर कहूंगा कि आपके जो मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन है ना, वो लैंग्वेज में थोड़े बड़े हो सकते हैं, जैसे एक 4-5 लाइन का क्वेश्चन है ना, आपको लगेगा कि बहुत बड़ा सवाल है, बहुत हार्ड है, हार्ड नहीं है, वो सिंपल एक ही मशीन है मिक्सर एलिगेशन की, उसी में डालना है डाटा अपना, बस यहाँ आपको समझना है। एक बार सवाल पढ़ के समझ में आ गया वो आसान है। जैसे सवाल है, पंसारी 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाली 50 किलो चीनी खरीदी और 30 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली 70 किलो चीनी खरीदी और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रण को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करोगे, मिश्रण का क्रय मूल्य निकालोगे। भैया आपको दिया हुआ है, एक चीनी है 40 रुपए प्रति किलोग्राम वाली, 50 किलो चीनी है, इसको भी रोको। दूसरी चीनी है 30 रुपए पर किलो वाली, मिश्रण का क्रय मूल्य निकालना है। 40 रुपए पर केजी वाली चीनी कितनी थी, 50 किलो, यहां लिखो। 30 रुपए पर केजी वाली चीनी कितनी थी, 70 किलो, यहां लिखो। दोनों का रेशियो 5:7 आ गया। जो वजन है ना उसको हम नीचे लिखते हैं, 50 किलो और 70 किलो का रेशियो नीचे। अब मिश्रण का क्रय मूल्य निकाल दो। अब जैसे ही मिश्रण का क्रय मूल्य निकाला, फिर आपसे कह रहे हैं कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचेगा। 20% का लाभ मतलब जो मिश्रण का क्रय मूल्य आएगा ना, उसका 120% निकाल देना। ये मैं आपको आज की क्लास का हिंट दे के जा रहा हूं। अब तो सब कुछ मैंने बता ही दिया है, अब आप इस सवाल को करना खुद से, बाकी चीजें हम अब मंडे को करेंगे, कल आपकी छुट्टी रहेगी, तो कल रिवीजन करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।